गोरखपुर विश्वविद्यालय जहां से मैंने पढ़ाई की है, वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम बतौर राष्ट्रपति आने वाले थे। एनसीसी की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी चल रही थी, लेकिन बिल्कुल आखिर में हमें रोक दिया गया ये कहते हुए कि सुरक्षा कारणों से गार्ड ऑफ ऑनर नहीं हो सकता है। अब हम लोग एनसीसी कैडेट बेहद निराश, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जो सबसे ज्यादा राजनेताओं से भी कहीं ज्यादा वो बच्चों के बीच में लोकप्रिय थे। छात्र उन पर आंख बंद करके भरोसा करते, वो जो बातें कहते हैं उसको एज इट इज मान लिया जाता था। उनकी किताबें आती तो वो हाथों हाथ बिक जाती थी। अब हमारे सामने दिक्कत ये थी कि एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात कैसे की जाए। बहुत सारे तरीके हमने अख्तियार किए, लेकिन आखिर में ये हुआ कि सिर्फ 2 ऐसे एनसीसी के कैडेट्स होंगे। चूंकि मैं सीनियर थी तो इस वजह से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उनकी कहानी में मैं आगे बढ़ूंगी। तो मेरी हाइट की एक सेम मेरे साथ सीनियर दीदी थी। हम 2 लोगों को चुना गया जो राष्ट्रपति के पास आते हैं। कैंडल लाइट जब वहाँ पर मोमबत्ती जलाई जाती है पूजा पाठ करने के लिए, आराधना करने के लिए, कार्यक्रम के शुरुआत के लिए, उस समय के लिए हमें चुना गया। तो हमें कैंडल लेकर स्टेज पर जाना था। तो उस समय हम दोनों लोग पहुंचे और हमारा सिलेक्शन हुआ। राष्ट्रपति जी ने हम लोगों से बातचीत भी की, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। लेकिन अब आ जाती हूँ मैं माँ महिम की कहानी पर, क्योंकि मुझे उनको बिल्कुल करीब से देखने का, उनसे बात करने का मौका मिला है। इस वजह से बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने अनुभव को आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। एपीजे अब्दुल कलाम अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में वो जन्म लेते हैं। 5 भाई 5 बहनों में वो एक सामान्य परिवार, जहां पर उनके पिता नाविक के तौर पर काम करते हैं। नाव को किराए पर देने के लिए भी उनकी ओर से बहुत सारे इंतजामात किए गए रहते हैं, लेकिन पैसों की किल्लत हमेशा उनके परिवार में बनी रहती थी। यही कारण रहा कि पढ़ाई के लिए वो अपने दोस्तों के घर भी चले जाते थे, ताकि वहां पर किताबें उनको आसानी से उपलब्ध हो सकें। एपीजे अब्दुल कलाम थोड़े बड़े होते हैं, बाहर वो पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलें उनकी राहों में आती हैं। जब वो 8 साल के थे, आपको बताते चले, उस समय अखबार बांटने का काम उनकी ओर से किया गया, ताकि शिक्षा के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए वो थोड़े पैसे इकट्ठा कर सकें। और इस तरह से अखबार बांटने का काम भी देश के महामहिम की ओर से किया गया था। फिलहाल अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि फ़ोन किसका गया था। तारीखों के हिसाब से आपके लिए बताना बेहद ज़रूरी है। दरअसल जून का वक्त था। एना यूनिवर्सिटी में वो क्लास लेकर लौट रहे थे। तभी एना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनसे उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने कहा कि आपके लिए कई बार दिल्ली से फ़ोन आ चुका है, तो प्लीज़ आप आइए मेरे ऑफिस में, और आपसे बातचीत कोई करना चाहता है राजधानी दिल्ली से, वो फ़ोन आपके लिए ही है। तब तक ये पहुंचते हैं, इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर में फ़ोन की घंटी बजती है। दिल्ली से फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ पर बैठ जाते हैं, वो इंतज़ार करते हैं। उसके बाद अभी पीएम के वहाँ से फ़ोन आने वाला होता ही है, उसके ठीक पहले तब के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से उन्हें सेल फोन पर कॉल की जाती है और उनकी ओर से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का आपके पास फ़ोन आएगा, लेकिन आप ना बिल्कुल नहीं कहेंगे। और फिर इतना इशारा देकर वो फ़ोन को रख देते हैं। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन आ जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को तमाम बातें बताते हुए उन्होंने कहा कि ये देश के लिए सौभाग्य की बात होगी, गर्व की बात होगी कि अगर आप देश के महामहिम बनेंगे। और हम एक मीटिंग से लौट रहे हैं और उस मीटिंग में इसी बारे में फैसला लिया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि आपको, अगले राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की ओर से आगे रखा जाएगा। कलाम साहब ये बातें सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी की ओर से कहा जाता है कि आपकी हाँ या फिर ना का हमें इंतज़ार है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फिर दोनों के बीच बातचीत ख़त्म हो जाती है और उसके बाद मौका आता है 2 घंटे के बाद, जब अपने दोस्तों को, करीबियों से बातचीत करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने फैसला लिया और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन करके हाँ में जवाब दिया कि हाँ, मैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हूँ। इस बारे में जानकारी जैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम से बातचीत खत्म हो जाती है, तब की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष, अभी भी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी उनको फ़ोन करते हैं और उसके बाद उनका समर्थन मांगते हैं। तो सोनिया गांधी जी की ओर से सवाल पूछा जाता है कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम का नाम बिल्कुल फाइनल हो चुका है। तो प्रधानमंत्री जी की ओर से कहा जाता है कि हाँ, उनका नाम बिल्कुल फाइनल हो चुका है। फिर सोनिया गांधी की ओर से थोड़ा वक्त मांगा जाता है। अपने तमाम नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद
सोनिया गांधी ने अपने तमाम सहयोगी दलों से भी बातचीत करने के बाद 17 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम की राष्ट्रपति उम्मीदवारी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। उस समय जैसे हम सब जानते हैं कि वोट मांगने के लिए या बाकी दलों का भी समर्थन, जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है वो ये चाहता है। एपीजे अब्दुल कलाम को एक तरफ एनडीए का समर्थन मिल गया था, दूसरी तरफ यूपीए में खासतौर से कांग्रेस पार्टी और उसकी कुछ समर्थक पार्टियों ने अपना पूरा भरोसा जताते हुए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया गया था। लेकिन लेफ्ट पार्टीज उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करें ऐसा कलाम साहब चाहते थे, लेकिन लेफ्ट ने अपना अलग उम्मीदवार मैदान में उतार दिया था। यानी कि लेफ्ट पार्टियों ने अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एनडीए का समर्थन करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मोहर लगा दी। और इस तरह से 18 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और 25 जुलाई 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति बने रहे। आपको बताते चलें कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस तरह से देश के महामहिम बन गए। और जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, चूंकि अब कल द्रौपदी मुर्मू जी का भी रिजल्ट आना बाकी है, हालांकि उनका राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा जा रहा है कि 60 से लेकर 65-70 के आसपास उनको जो क्रॉस वोटिंग है उसके जरिए माना जा रहा है कि वोट हासिल हो सकते हैं। लेकिन तब एपीजे अब्दुल कलाम को 90% वोट हासिल हुए थे। इसके पहले मैंने आपको जानकारी दी थी नारायणन साहब के बारे में, KR नारायणन को, जो देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे, उनको 95% वोट मिले थे। यहाँ पर इन्हें 90% वोट मिले और यकीनन जो दो बड़ी पार्टियां थी उनके समर्थन से देश के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इसी के साथ ही साथ कुछ और बातें हैं जिसके लिए आपको ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है। विंग्स ऑफ फायर, मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये किताब एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ज़रूर पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर जाकर पढ़ें। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप मोटिवेट हों, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप चाहते हैं कि बड़े लोग कैसे बनते हैं, उनको गढ़ते हुए, उनको बुनते हुए, बनते हुए अगर हम देखना चाहते हैं तो इस किताब को आप हाथ मिलेंगे तो तमाम वो वीडियोस, वो विजुअल्स आपकी आंखों के सामने से यूं ही तैरते हुए चले जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया कि किस तरह से राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन इसके पहले थोड़ा इतिहास में जाना ज़रूरी है। 1974 तब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थीं। आपको बता दें हिंदुस्तान की ओर से तब भारत में पहला मूल परमाणु परीक्षण हुआ था और एपीजे अब्दुल कलाम साहब की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। यूं ही मिसाइल मैन की उपाधि उनको नहीं दी गई। इसके बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हुआ था, हालांकि बाद में उसके बाद कुछ विकसित देशों की ओर से हिंदुस्तान पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे कुछ मायनों में, लेकिन उस समय भी निर्णायक भूमिका एपीजे अब्दुल कलाम की थी। यानी कि 2 बार जब परमाणु परीक्षण हुए और ये दोनों ही बार बेहद महत्वपूर्ण थे हिंदुस्तान के लिहाज से, एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका उसमें काफ़ी ज़्यादा निर्णायक रही थी। आपको ये भी बताते चलें कि परमाणु हथियारों के क्षेत्र में हिंदुस्तान, भारत कैसे सुपर पावर बने, इसको लेकर अब्दुल कलाम की ओर से लगातार न सिर्फ वैज्ञानिकों से बल्कि अलग अलग देशों से भी जो भी उनके मित्र थे उन सभी से बातचीत करते, वो पढ़ाई करते, वो हमेशा हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने। इसीलिए इंडिया 2020 जब उनके इस विजन को हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत 2020 तक किस तरह से अपनी तमाम क्षमताओं के बलबूते आगे बढ़ता हुआ चला जाए। इसका जिक्र बार बार वो किया करते थे, खासतौर से जब राष्ट्रपति के तौर पर अलग अलग स्कूल कॉलेजों में उनको बुलाया जाता था और स्टूडेंट से मुलाकात के दौरान इन तमाम बातों का जिक्र उनकी ओर से किया जाता था। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, उनके बारे में कुछ और जानकारी दूं, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आज के दौर में हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स किस तरह से की जाती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़कर, देखकर, सुनकर हम समझ पाएंगे कि हिंदुस्तान का मूल चरित्र आखिर कैसा है। एक तरफ एपीजे अब्दुल कलाम कुरान पढ़ते तो वहीं दूसरी तरफ भगवत गीता का भी उनको ज्ञान था, क्योंकि उसको भी बड़ी तल्लीनता से उनकी ओर से पढ़ा गया था। आपको बताते चलें कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन वो सुनते थे और हिंदू संस्कृति में वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। आगे बढ़ते हुए एक बार की बात है जब एपीजे अब्दुल कलाम को उनके टीचर की ओर से कहा गया कि आप तो अपने मुस्लिम दोस्त के पास मत बैठा कीजिए। इसके पीछे की कहानी किताबों में जिन बातों का जिक्र है मैं बिल्कुल उसी तरह से आपको बता देती हूँ। आपको बता दें कि
विंग्स ऑफ फायर में इस बारे में जिक्र खुद कलाम साहब ने किया है। उन्होंने लिखा है कि एक बार जब स्कूल में उनके टीचर ने उन्हें अपने हिंदू दोस्त के बगल में बैठने से मना कर दिया था, ये बताते हुए कि वो हिंदू है तो मुस्लिम हो, उनके बगल में मत बैठना। तो उनके पिता के दोस्त और रामेश्वरम मंदिर के प्रधान पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर से बच्चों में सांप्रदायिकता न फैलाने और गांव छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। आपको बताते चलें कि कलाम साहब के जो पिता थे जैनुल आबदीन और उनके दोस्त थे रामेश्वरम मंदिर के प्रधान पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जिनकी तस्वीरें भी आप विंग्स ऑफ फायर जब किताब को खोलेंगे तो उसमें आपको नजर आएंगी। एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से इस बारे में जिक्र किया गया है। आपको बताते चलें कि कुछ उनकी स्मृतियां हैं जिसका जिक्र मैं कर देती हूं। एक दक्षिण भारतीय पारंपरिक परिधान पहने पुजारी और इस्लामिक परिधान पहने एक मुस्लिम। दरअसल एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृतियों में से ये एक है, क्योंकि एक तरफ उनके पिता थे तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता के दोस्त थे रामेश्वरम मंदिर के पुजारी, जिनके जीवन का अच्छा खासा असर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर पड़ा और यही कारण रहा कि हिंदू धर्म और संस्कृति से भी अपने आप को जोड़कर रखते और देखते थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इसके पहले कि आगे बढ़ूं, उनकी ओर से हिंदुस्तान किस तरह से शक्ति संपन्न राष्ट्र बने, क्या बातें कही गई थी, जरा उसके बारे में जानिए। उन्होंने कहा कि 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो सके। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में इस बारे में जिक्र किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्षों से भरा रहा। एक नाविक का बेटा जब हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनता है तो हिंदुस्तान क्या महसूस कर रहा होगा, इस बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और मिसाइल की दुनिया में अगर हिंदुस्तान ने हर गुजरते वक्त के साथ नए नए कीर्तिमान स्थापित किए तो उसके पीछे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी भूमिका रही। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो अक्सर कहा करते थे, और ये बातें आपको भी ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।